न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की कहानी खत्म हो चुका है। तो दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है, डोंट लॉक इट, थोड़ा इसको क्लोज कर दो, बस छोड़ दो। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ लिए कि जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो क्या होगा। क्या होगा? अगर रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते वक्त हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, है कि नहीं। अब सेकेंड लॉ क्या बात कर रहा है? सेकेंड लॉ गिव्स यू आइडिया ऑफ फोर्स। बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो क्या होगा। ये यूजुअल एक मिसकंसेप्शन है कि कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स अगर आएगा तो द बॉडी विल एक्सीलरेट। ये आप लोग मानते हो, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, हर जगह सही नहीं है, ठीक है। लॉ में कहीं नहीं लिखा गया है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा द बॉडी विल एक्सीलरेट, कुछ दूसरा लिखा गया है। एक्सीलरेशन के बारे में न्यूटन सेकेंड लॉ में कोई टर्म नहीं है। तो क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि whenever an external force acts on a body, the body will undergo a change in momentum। बोलता है मोमेंटम बदलेगा, ठीक है। एंड द चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदलेगा? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। I repeat the statement again. Whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force in such a way that the rate of change in momentum is equal to the magnitude of force। है ना? ये तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर इसको बारीकी से हर छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद Newton's second law। ठीक है। What the second law says whenever an external unbalanced force acts on a body, it undergoes a change in momentum, in the direction of impressed force such that the rate of change in momentum is equal to the force। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। F the force is equal to rate of change, पहले भी मैं बता चुका हूं, rate of change in y with respect to x is called dy by dx, rate of change in momentum with respect to time is dp by dt। ये पूरा का पूरा जो लॉ है इतने में आ गया। कैसे आ गया सर? चलो देखते हैं। क्या ये पूरा का पूरा लॉ इतना छोटा सा इक्वेशन में रिफ्लेक्ट कर रहा है? लॉ क्या कहता है? whenever an external force unbalanced force is applied on a body, it undergoes a change in momentum in the direction of force। ये इक्वेशन को थोड़ा देखो तो dt is a small time interval, नहीं, इसमें dp क्या है? मैथमेटिकली आप तो लिख दिए ये चीज। इसमें dp क्या है?
dp is where dp is change in momentum in small interval of dt seconds of dt seconds। अगर कोई बॉडी का मोमेंटम में बदलाव आया कितना dp मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम आया dt सेकेंड में, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? dt सेकेंड में मोमेंटम बदल गया है dp, 1 सेकेंड में कितना बदल जाएगा? dp बाई dt। 5 किलो एप्पल का दाम 1000 रुपया है, 1 किलो का कितना है? 1000/5। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ एप्पल। एग्जैक्टली दैट वे आप कहोगे dp इज द चेंज इन मोमेंटम इन एन इंटरवल ऑफ dt सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? dp बाई dt। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था हाउ कम दिस स्मॉल स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टिंग द एंटायर स्टेटमेंट हियर। लॉ में कहा गया है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थोड़ा देखो तो ये F इज इक्वल टू dp बाई dt लिखे हैं, क्या इससे पता चल रहा है कि dp इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? चेक करते हैं। ये जो हमारा dt है ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? वे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी टाइम है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। dp तो एक वेक्टर है, आप जानते हो। किसी वेक्टर को अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, सपोजिंग हम कहेंगे f इज ए वेक्टर और a इज ए वेक्टर, a/2 इज अनदर वेक्टर व्हिच इज इन सेम डायरेक्शन। a का जो डायरेक्शन होगा a/2 का भी वही डायरेक्शन होगा। सो dp का जो डायरेक्शन होगा dp बाई dt का वही डायरेक्शन होगा। dp बाई dt क्या है? f। तो f का जो डायरेक्शन होगा dp का वही डायरेक्शन होगा। लॉ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। समझ में आया? So change in momentum is in the direction of force and rate of change in momentum dp by dt is equal to force। Yes, लॉ का दोनों पार्ट इस छोटे से इक्वेशन में आपके सामने आ गया। सर ये इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होता है? इम्प्रेस्ड फोर्स मींस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आ गया। पहला स्टेटमेंट क्या था? चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा क्या था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। दोनों ही स्टेटमेंट को क्लब करके छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिए, F इक्वल dp बाई dt। तो न्यूटन्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म कहेंगे तो क्या लिखेंगे सेकेंड लॉ को? F इक्वल टू dp बाई dt। पर ध्यान रखना ये वेक्टर्स है। ठीक है, अब ये लॉ से हमें जो चीजें समझ में आया उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फैक्ट्स। फ्रॉम सेकेंड लॉ। देखो भाई, ये सेकेंड लॉ जो है ना ये फोर्स को डिफाइन करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर सेकेंड लॉ नहीं होता आज तुम नहीं होते, हम नहीं होते। ऐसा साइंस का शुरुआत के कहीं नींव पे तो फोर्स है, फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता है ना? तो ध्यान से समझना, सारे छोटे छोटे चीज को पकड़ के माइन्यूटली देखेंगे। फोकस ऑन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले हम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते थे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे करते थे। अब चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करने की जरूरत नहीं है। उसका डायरेक्शन जानने के लिए क्या करना है? फोर्स कौन सा डायरेक्शन में देख लो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे ये एक वॉल है और यहां से कोई बॉल आया और ऐसे आके इसको मारा, मार के ऐसे वापस गया। चलो मानते हैं कि बॉल का मास है 2 kg और क्या स्पीड में आया? सपोज 8 मीटर पर सेकेंड में आया। वापस कितने में गया? सपोज 5 मीटर पर सेकेंड में गया। आई वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस स्ट्राइकिंग। तो चेंज इन मोमेंटम हमें फॉर्मूला मालूम है,
इनिशियल मोमेंटम क्या था यहाँ पर, हाँ ये तो वेक्टर था, प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। 2 kg मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 8 आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है इधर को, एक्स एक्सिस को उल्टे डायरेक्शन में। तो कितना हो गया ये, इट इज माइनस 16 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम वही 2 kg का बॉल है, 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, 2 इंटू 5 आई कैप, कितना हो गया 10 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 10 माइनस 16 आई कैप, दैट इज माइनस 26, सॉरी कितना हो गया प्लस 26 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, आई कैप, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, फाइनल निकालो इनिशियल निकालो और देखो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस निकाल के। लेकिन अभी हम स्मार्ट हो गए, हम सोचे कि अगर ये बॉल आके वॉल को मार रहा है, जब वो वॉल को ऐसे आके मारेगा, क्या वॉल इसको फोर्स लगाएगा, हाँ, whenever two bodies are in contact they exert forces onto each other, ये फोर्स देगा, ये वॉल ये बॉल को पुश करेगा कि पुल करेगा, पुश करेगा। तो पक्का आपको पता चल गया कि दिस वॉल इज नाउ पुशिंग द बॉल, बॉल को ये पुश कर रहा है। बस यही चीज को देख के न्यूटन क्या बोले, चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना कितना आसान हो गया है ना। आगे चल के हम लोग और भी बहुत सरप्राइजिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। आप देखोगे मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैसे सर, देखेंगे आगे आगे देखेंगे। मतलब इतना सरप्राइजिंग है अगर लॉ को हम ढंग से समझेंगे तो जब भी हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, दो चीज निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी हम लोग बात करें फिलहाल डायरेक्शन के बारे में। चेंज इन मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एग्जांपल से समझ में आया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिंपल था, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कोई आपकी तरफ एक बॉल फेंकता है, चलो मानते हैं कि ये समथिंग 5, सपोज ये 2 kg का बॉल है और 5 मीटर पर सेकेंड में फेंका आपकी तरफ। जैसे आपकी तरफ फेंका, आपके पास क्रिकेट बैट था तो आप उसको बैट को मारे इसको, और ऐसे मारे कि ये कैसे चला गया, द बॉल गो समथिंग लाइक दिस। सपोज सीधा ऊपर चला गया, कितने स्पीड में, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड में चला गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए पहले हम अपना कन्वेंशनल तरीके से निकालेंगे। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, यू से फाइनल मोमेंटम इज समथिंग लाइक दिस, 10 kg मीटर पर सेकेंड। 2 kg का बॉल 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, आपको हो गया अरे ये तो कुछ ऐसे था, 5 इंटू 2 कितना है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए कोशिश करके देखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल किए तो हम क्या करेंगे, वेक्टोरियली फाइनल वेक्टर के साथ ये था फाइनल मोमेंटम, माइनस ऑफ इनिशियल जोड़ देंगे, ये था फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम विल बी लाइक दिस, दिस इज माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। जोड़ के देखो क्या आ रहा है, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। क्या मतलब हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब बॉल यहाँ पे टकराया तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, सो द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रेस्ड फोर्स। ये डायरेक्शन में हो गया चेंज इन मोमेंटम जो आपका यहाँ पर निकल रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे बॉल आके इस बैट को मारा तो फोर्स आया ऐसे,
तो ये इधर को हो गया। समझ में आया क्या? चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। हर जगह ऐसे निकालना मुश्किल रहेगा, लेकिन अब देखोगे कि इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए आपको अच्छा लगेगा उसके लिए बस और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां से कोई एक मास को हमने u वेलोसिटी में फेंका, क्या एंगल में? थीटा एंगल में। ये गया ऊपर, ये जब ऐसे गया यहां पे आके पहुंचा, पूछा गया है बताओ कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, और आपको तो सबको मालूम होगा जब वो यहाँ पर है उसका वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? u cos थीटा। अच्छा ठीक है भाई, u cos थीटा। अब हमें पूछा गया है a to b में चेंज इन मोमेंटम क्या है? इफ यू आर स्मार्ट इनफ आप बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। जब ये उड़ते हुए जा रहा था उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? mg, वो भी डाउनवर्ड। मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। नहीं, ये तो आप बता दिए। चलो हम अपना पुराना कन्वेंशनल तरीके से करके देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम वाज m into u, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप। तो हम लिखेंगे mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप। यही तो था इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था? इट वाज ओनली mu cos थीटा i कैप। डिफरेंस निकालो, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। करें तो दिस माइनस दिस करेंगे, क्या मिलेगा? देखो इट विल बी माइनस mu sin थीटा, माइनस mu sin थीटा j कैप, माइनस mu sin थीटा j कैप। अब mu sin थीटा को मारो गोली, माइनस j कैप मींस डाउनवर्ड्स। चेंज इन मोमेंटम इज इन व्हिच डायरेक्शन? डाउन। व्हाई? बिकॉज़ ड्यूरिंग दिस फ्लाइट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट वाज mg। जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। कोई अगर आपको पूछेगा कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ तो क्या होगा? डोंट से इट विल एक्सीलरेट। बोला है क्या लॉ में एक्सीलरेशन के बारे में? नहीं बोला है। बोला है मोमेंटम तो बदलेगा, ये एक्सीलरेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नहीं भी कर सकता है क्या सर? हाँ कर सकता है, हम दिखाएंगे, एग्जांपल देंगे आगे। फोर्स लगाएंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। अब बोलोगे नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं नहीं नेट फोर्स जीरो नहीं है, फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। सेवरल केसेस आई गिव यू। अच्छा, तो अब बात इतना हुआ कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला पार्ट समझ में आया। दूसरा पार्ट, फैक्ट नंबर 2। ये फैक्ट नंबर 1 गया था, फैक्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2 कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। It is equal to the magnitude of rate of change in momentum। मतलब कहता है कि जो फोर्स आएगा, मैं वेक्टर साइन बिना दिए लिख रहा हूं, it will be equal to dp by dt। मतलब मोमेंटम कितना जल्दी जल्दी बदलेगा वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा फोर्स है। ज्यादा फोर्स है तो मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, कम फोर्स है तो मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन फोर्स है मतलब मोमेंटम बदलेगा, फोर्स है मतलब मोमेंटम बदलेगा। ये चीज को आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, मोमेंटम बदल रहा है मतलब फोर्स है। नहीं सोचो तो, क्या कोई बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ में जा सकता है विथ कांस्टेंट मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा जब वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है? नहीं। मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो पक्का उसका मोमेंटम बदल रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स है। थोड़ा सा और गहराई से सोचे तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, न्यूटन बोल चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है मतलब पक्का उसके ऊपर
एक्सटर्नल फोर्स है। व्हेनेवर ए बॉडी इज मूविंग इन ए कर्व पाथ, पक्का एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। क्या मेरी बात समझ में आया? एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फिर से जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम बदलेगा। ज्यादा फोर्स जल्दी जल्दी बदलेगा, कम फोर्स धीरे धीरे बदलेगा। समझ में आ रहा? सोचो कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी एक बहुत ऊंचाई से किसी एक हीप के सैंड हीप के ऊपर जंप कर लोगे, सपोज यू जंप फ्रॉम ए रूफ, यहां से जंप करोगे सीधे इसके ऊपर, ज्यादा दर्द होगा कि सीधे ग्राउंड में जंप करोगे तो ज्यादा दर्द होगा? ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड में जंप करेंगे तो ज्यादा दर्द होगा। लेकिन दोनों ही केस में जब यहां से आप गिरते हो जमीन के पास पहुंचते पहुंचते आपका मोमेंटम जो होना था वो ये है, लेकिन सैंड होने से दर्द कम होता है। दर्द क्यों होता है? फोर्स के लिए होता है ना, ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा दर्द होगा। अच्छा, तो जब आप जंप किए यहाँ पर, इस केस में सैंड हिप में मान लो ए साइड से कोई गिरा, ये ए साइड से कोई आदमी जंप कर गया है, तो यहाँ पर आते आते उसका वेलोसिटी √2gh हो गया होगा। मतलब जो मोमेंटम था गिरने से जस्ट पहले और रुका तो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितना? फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम m इंटू √2gh। हार्ड ग्राउंड पे भी जंप करेगा तब भी चेंज इन मोमेंटम उतना ही होगा। अरे वो यहाँ पे जंप करे या हार्ड ग्राउंड पे जंप करे, दोनों ही केस में वो ग्राउंड के पास बराबर स्पीड में आके पहुंचेगा। बराबर स्पीड में पहुंचेगा तो दोनों ही केस में वो रुक जाता है। टच करने से पहले मोमेंटम दोनों ही केस में बराबर है, टच करने के बाद मोमेंटम दोनों ही केस में बराबर है क्योंकि रुक गया है। तो दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम बराबर है। उसके बावजूद डायरेक्टली सैंड के ऊपर जंप करने से कम पेन होता है, हार्ड ग्राउंड के ऊपर ज्यादा पेन होता है। वाई? क्योंकि जब हम सैंड पे जंप करते हैं हमारा मोमेंटम घट के 0 होता है, लेकिन तुरंत नहीं होता है। इट टेक सम टाइम, पांव धस जाता है, धीरे धीरे मोमेंटम 0 होता है। तो डीपी इज सेम इन बोथ द केस, चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन बोथ द केस, लेकिन डीटी में अंतर है। जब हार्ड ग्राउंड पे जंप करोगे, जैसे पांव जमीन पे लगा तुरंत रेस्ट में आ गया, सडनली मोमेंटम चेंजेस। यहाँ पर मोमेंटम इज स्लोली चेंजिंग। तो जब स्लो चेंज होगा तो कम फोर्स है कि ज्यादा फोर्स है? कम फोर्स है। नहीं तो आप हीप ऑफ सैंड के ऊपर जंप करोगे यू विल गेट लेस पेन, हार्ड ग्राउंड के ऊपर जंप करोगे यू विल गेट मोर पेन। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? यस। तो पहला एग्जांपल हुआ, हम लिखेंगे when we jump from a height onto a heap of sand, we get less pain, मतलब force as compared to jumping on hard ground. जंपिंग ऑन हार्ड ग्राउंड में जंप करने से जो होगा पेन, उससे काफी कम पेन होता है। बिकॉज इन द फॉर्मर केस, इन द फर्स्ट केस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज लेस। कौन सा केस में चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है? दोनों केस में बराबर है, बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज लेस इन द फर्स्ट केस। वाई? टाइम इंटरवल ऑफ चेंजिंग द मोमेंटम इज मोर, dt इज मोर। समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल हुआ, जब कोई क्रिकेट खेलते हो, आप बॉल आता है कैच करने के लिए, कैसे कैच करते हो? बॉल जब आपके पास आया, हाथ को तुरंत आप ऐसे आगे की तरफ कर लेते हो कि अपनी जगह रखते हो कि थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेते हो? क्यों पीछे की तरफ खींचते हो? वो जाने अनजाने में न्यूटन सेकंड लॉ सबको आता है नहीं? क्योंकि जब पीछे की तरफ खींचते हो आपके हाथ में पहुंचा और तुरंत नहीं रुक गया, रुकने के लिए यू गिव सम टाइम, तो फोर्स कम हो गया, dp/dt विल बी लेस। dp तो वही रहेगा लेकिन dt द चेंज इन और द इंटरवल विल बी मोर। समझ में आ रहा है? इसलिए कैच करते वक्त हाथ को हम पुल करते हैं। हम लोग तो बड़े चालाक, ये सब चीजें हम जानते हैं, है कि नहीं? और अगर ऐसे कैच करना, ऐसे कैच करेंगे नाक में लगेगा। सर, हाँ तो सर, हाँ तो बात हुआ ना, अगर ऐसे करके पकड़ोगे भी तो यहाँ पर कुछ स्प्रिंग एक्शन आता है कि नहीं आता है?
ऐसे करके पकड़ेंगे हाथ फंसा के तो ये स्प्रिंग एक्शन आने का ना, रुकने के लिए कुछ समय लगता है, और ऐसे करके पकड़ लेने में आसान होता है। टीचर जब तुमको छड़ी से मारती है क्या करते हो? हाथ ऐसे ही रखते हो कि हाथ को नीचे को धीरे धीरे ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? हाथ को क्यों करते हो? क्योंकि छड़ी आया, हाथ में लगा, हाथ आप नीचे खींचे, तो वही चेंज इन मोमेंटम हुआ, बट इट टुक टाइम। टीचर भी खुश, आप भी खुश, बिकॉज यू हैव यूज्ड न्यूटन सेकंड लॉ, है कि नहीं? तो चेंज इन मोमेंटम इज नॉट द मैटर, इट्स नॉट डिफाइनिंग द फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। छड़ी आपके हाथ में लगा और आप हाथ को यहां तक करने के बाद रुके तो मोमेंटम को बदलने के लिए कुछ समय लग गया। वैसे ये डेस्क पे आप पढ़ रहे हो, कोई कहेगा ये डेस्क से चढ़ के तुम कूद सकते हो, तुम बोलोगे हाँ ये डेस्क से कूदना क्या है, हर कोई कूद लेगा। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर मैं जैसे कहूंगा ऐसे कूदने के लिए बोलूंगा तो कूद नहीं पाओगे। जब हम कहीं ऊंचाई से कूदते हैं क्या करते हैं, जब जैसे जमीन पे पहुंचते हैं क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा ऐसे कर देते कि नहीं कर देते? ऐसे करने के कारण क्या हुआ, ये जो मास है, बी मास, इसका जो मोमेंटम था उसको जीरो होने के लिए कुछ समय लगा, नहीं ऐसा हो गया। तो अगर आपको कहा जाएगा आप अपनी घुटने से उसको फोल्ड नहीं करना है, यू नीड नॉट फोल्ड योर नीज, और डेस्क से जंप करके देखो, सीधा खंबे जैसे जंप करा, घूम, पूरा दिमाग हिल जाएगा, हिल जाएगा नहीं हिल जाएगा? क्योंकि द फोर्स विल बी एनर्मस। द मोमेंट योर लेग्स, द मोमेंट योर फुट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, इट इज इमीडिएटली कमिंग टू रेस्ट। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को बढ़िया से जानते हैं, बस ये न्यूटन बोले थे बोल के नहीं जानते हैं, नहीं तो वी आर मेकिंग इन यूज। हम जब किसी डेस्क से किसी ऊंचाई से जंप करते हैं और नीचे आने के बाद थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेने से क्या होता है कि मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम लग गया। चेंज इन मोमेंटम से ही हुआ, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो गया। समझ में आ रहा ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें तो फीलिंग में है, जानते नहीं थे ये न्यूटन बोले थे, लेकिन समझ में तो आ रहा है। आप देखोगे जो आप साइकिल चला रहे हो, मान लो कि आप देखोगे ये साइकिल सीट के नीचे आप देखोगे यूजुअली एक ऐसा डंडा होता है और ये डंडे पे एक स्प्रिंग बैठा रहता है। हैव यू एवर सीन साइकिल सीट के नीचे? आप साइकिल चलाते चलाते किसी गड्ढे में गए, शक्कर नहीं कहते हैं इसको, शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो शक्कर बोलते हैं, चाय में मिलाने वाला शक्कर नहीं होता है, होता है शॉक ऑब्जर्वर, है ना? वो लोग तो पंक्चर बोलते हैं, पंप चला गया तो पंक्चर, शक्कर। तुम भी गैरेज खोलोगे वक्त, इधर देखो, इधर क्या हुआ, जैसे आप ये सीट पे बैठते हो, ये सीट दबता है तो स्प्रिंग के कारण इसका जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो स्लो हो जाता है, तो फोर्स कम लगता है। सोचो तो सब कुछ वही रहेगा, जैसा साइकिल सीट सब रहेगा, खाली स्प्रिंग निकाल दो, अब गड्ढे में साइकिल आया, कैसा लगेगा? नहीं, हाई न्यूटन करके जान निकल जाएगा, यहां से लगेगा मतलब कितना जोर से लगेगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर है दैट हैज गॉट इट्स ओन इंपोर्टेंस। व्हाई ये शॉक ऑब्जर्वर क्यों फिट किया गया है? टू रिड्यूस द मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बस यही आएगा एग्जाम में। शॉक ऑब्जर्वर्स आर फिटेड इन कार्स टू रिड्यूस मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया क्या? तो लिखें इसको भी, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉक ऑब्जर्वर्स, ऐसा नहीं होता है क्या? शॉक, हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं। ऑब्जर्वर्स, सस्पेंशन लिख दिया। हाँ, आर फिटेड in cars to reduce rate of change in momentums. मान लो आप कार में बैठ के जा रहे हो और कार में गद्दा वाला सीट नहीं है, लकड़ी का स्टूल पड़ा है, कोई लकड़ी का स्टूल पे बैठा है और कोई गद्दा वाला सीट में बैठा है, किसको ज्यादा तकलीफ होता है? लकड़ी वाले को। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम जब भी जर्क आता है सडन चेंज होता है। गद्दा वाले को तो गद्दी है, उसका स्प्रिंग है, उसके चलते चेंज इन मोमेंटम तो वही होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम थोड़ा सा कम होता है कि नहीं? हाँ, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। The rate of change in momentum is equal to force. समझ में आ गया? चलिए, rate of change in momentum equal to the force, ये हम समझ गए।
और ये भी देख लिए कि हाउ वी आर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू गेट लेस पेन बाय मेकिंग स्प्रिंग अरेंजमेंट्स, और कोई शॉक ऑब्जर्वर लगा के गाड़ी में तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है। और जब टीचर मारते हैं, कोई बेवकूफ होगा, न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा होगा, जब टीचर ऐसे मारेंगे वो हाथ को ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर की तरफ करेगा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा कि कम होगा? और ज्यादा हो जाएगा। हाथ को अपनी जगह रखेगा, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी मॉडरेट, और हाथ को नीचे करेगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी लेस। तो ये चीज छोटे बच्चे को मालूम है, और तुम लोग अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हो न्यूटन सेकंड लॉ। सोचो क्लास 1 में जब टीचर मारते थे कि हाथ को ऐसे ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? छोटे बच्चों को भी ये सब चीजें मालूम है, और वी आर डिस्कवरिंग ये न्यूटन बोले थे, है ना। चलिए नाउ पॉइंट नंबर 3। अभी हम देखें कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ dp, द चेंज इन मोमेंटम। ये अगर निकालना है, जिसको हम पहले कैसे निकालते थे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अब और ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इट इज फोर्स इनटू टाइम। बस आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये फोर्स इनटू टाइम जब करेंगे dp बाई dt इज इक्वल टू f है, तो dp हो गया f इनटू dt। तो ये जो इनटू लिख रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सोचो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्ट, वी गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर टू गेट ए स्केलर क्वांटिटीज रिजल्ट, वी गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा? डोंट लुक एट द प्रोडक्ट, क्या टाइम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट क्रॉस क्या होगा? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में डॉट और क्रॉस होता है, ये तो सिंपली f इंटू dt है, कोई डॉट क्रॉस नहीं है। आप कह सकते हो इट इज f इंटू टाइम। समझ में आया क्या? फोर्स इंटू टाइम इज क्या? चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा? फोर्स इंटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। मतलब हम कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉडी है, चलो मानते हैं कि इसका मास है से 2 kg। अब इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन। कितनी समय के लिए लगाया? सपोज आई अप्लाइड द फोर्स फॉर ए टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। मैं 4 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया। तो अब जब वो यहाँ पे आके पहुंचेगा, चलो मानते हैं कि शुरू में उसका वेलोसिटी 0 था। और 0 क्यों था? कुछ भी था, मान लो कि u1 था, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग u1 था। अब 4 सेकेंड के बाद उसका कुछ वेलोसिटी u2 हो गया होगा। तो समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें से निकल के आने वाला है। पहले बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इट वाज, जब सबका वैल्यू दिए हैं u1 u2, क्यों लिखेंगे? चलो ऐसे लिखते हैं, u1 was से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना है मालूम नहीं, निकाल देंगे। यहाँ पर दिया है इनिशियल वेलोसिटी, ये u1 नहीं u है, चलो ऐसे और लिखते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। u1 u2 लिख के, ये u है और ये फाइनल वेलोसिटी v है। 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी v है। तो u क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्सीलरेशन था? 10 न्यूटन का फोर्स है, 2 kg का मास है, नहीं एक्सीलरेशन हो जाएगा 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना समय की बात है? ये 4 सेकेंड की बात है। क्या आप भी बता सकते हो? हाँ, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो u प्लस 80 कर सकते हैं। u प्लस 80 करो, u प्लस 80 कितना हो गया? u प्लस 80 10 प्लस 5 इंटू 4 इज 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हुआ। चलो निकालो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? 2 इंटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था? 2 इंटू u। दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों पॉजिटिव है। 2 इंटू v हो गया 30 माइनस 2 इंटू u कितना हो गया? u2 था 10। तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम।
ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन अभी हम स्मार्ट हो गए हैं। चेंज इन मोमेंटम कोई पूछा तो सीधे करेंगे फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या था? 10 न्यूटन। कितने समय के लिए था? 4 सेकेंड। सीधे आ गया ना 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो जहां चेंज इन मोमेंटम निकालने की बात आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे, आप फोर्स इनटू टाइम भी कर सकते हो। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, शायद आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहां से कोई एक बॉल जिसका मास m था, इसको हमने u वेलोसिटी में फेंका था और ये ऐसा गया था। जब ये हाइट पॉइंट में पहुंचा था उसका वेलोसिटी u cos थीटा था और हमने निकाल दिया था चेंज इन मोमेंटम। शायद याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, इट वाज माइनस mu sin थीटा j के, है ना? कैसे निकाले थे? इट वाज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे करके निकाले थे। वी हैव गॉट इट थ्रू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे करके निकाले थे। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड भी है, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। जब ये उड़ते हुए जा रहा था, क्या फोर्स आ रहा था? mg, वो भी नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे? माइनस mg j के, माइनस mg j के। टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक का टाइम, अरे टोटल टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये ऊपर तक जाने का टाइम उसका आधा होगा, u sin थीटा बाई जी। मेक इट u sin थीटा बाई जी। जी को खा गया, क्या मिला देखो तो? माइनस mu sin थीटा j के। क्या बात समझ में आ रहा है? Whenever you are interested to find out the change in momentum, either you can go for final momentum minus initial momentum or multiply the force with time. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. Change in momentum depends upon the force and time. समझ में आया? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट देता है चेंज इन मोमेंटम। इसमें से हमें लगे हाथ और भी एक चीज समझ में आ रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसे सर? फाइनल मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल मोमेंटम भी मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे इंडिपेंडेंट होगा? चलो करके देखते हैं। ये है कोई एक मास, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये है कोई एक मास, उसके ऊपर फोर्स आया F, इनिशियली उसका वेलोसिटी आया u, और t सेकंड के बाद चलो मानते हैं इसका वेलोसिटी हो गया v। चलो निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, लेकिन पहले v निकालना पड़ेगा जो कि u प्लस at है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर a क्या होगा? m मास के ऊपर फोर्स F आया है तो F बाई m हो गया। एक्सीलरेशन टाइम तो t दिया है नहीं, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भैया? फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mu प्लस m इनटू f t बाई m। एक m दूसरा m को खाया, क्या मिला? mu प्लस ft f इनटू t। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इट वाज mu। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, mu प्लस ft माइनस mu, क्या मिला? तो चाहे m कुछ भी हो u कुछ भी हो, फर्क पड़ता है क्या? दरवाजा ठीक से बंद करो। m कुछ भी हो u कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड टाइम। ये 2 kg का मास है या ये 4 kg का मास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा था या 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन मोमेंटम इज डिपेंडिंग ओनली ऑन फोर्स एंड टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई फोर्स आता है से 10 न्यूटन फॉर 5 सेकेंड्स।
मान लो कि ये 2 kg का ब्लॉक है, दूसरा एक ब्लॉक है जो 50 kg का है, ये 50 kg का ब्लॉक है, 50 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर भी फोर्स दिए 10 न्यूटन, कितने समय के लिए? वही 5 सेकेंड के लिए। कौन ज्यादा दूर जाएगा, 2 kg वाला कि 50 kg वाला? 2 kg वाला ज्यादा दूर जाएगा, छोटा मास है ना, फेंका जाएगा वो, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। बड़ा वाला तो थोड़ा सा सरकेगा यहाँ तक, नहीं, बड़ा वाला कम डिस्टेंस जाएगा, छोटा वाला ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। सेम टाइम के लिए दिए, इसको भी 5 सेकेंड के लिए दिए, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? सेम, दोनों ही केस में फोर्स इज सेम, टाइम इज सेम। लॉक कर दो उसको पूरा, फोर्स इज सेम, टाइम इज सेम। इस केस में चेंज इन मोमेंटम होगा 10 into 5, 50 kg मीटर पर सेकेंड। इस केस में चेंज इन मोमेंटम होगा 10 into 5, 50 kg मीटर पर सेकेंड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द change in only on the force and the time for which the force is applied। क्या बात समझ में आ रहा है? कितना खूंखार चीज है। चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड टाइम। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात है। चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन mass and velocity, it depends only on the force and the time for which it is applied। आप लोगों को खाली स्टेटमेंट याद रखना है, ये कोई प्रूफ करने के लिए नहीं करेगा, बट देन न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम में लगेगा। चेंज इन मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है? अभी तो देख रहे हैं मोमेंटम का। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से हमें कंसेप्ट समझ में आया कि चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। फाइन, ओके। अब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। हाँ, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। वेरी गुड। चलिए पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। व्हाट एल्स वी ऑब्जर्व? पॉइंट नंबर 4। अब फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म बताना चाहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? काफी बुक में लिखा है चेंज इन मोमेंटम। नो, इट इज नॉट चेंज इन मोमेंटम, इट इज सडन चेंज इन मोमेंटम। कोई बॉडी को अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हम कहेंगे इम्पल्स। कोई बॉडी को ढकेलते हुए काफी दूर ले जाएंगे तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, मोमेंटम भी बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है ना? इम्पल्स क्या है? व्हेन ए फोर्स acts on a body for a very small time, the sudden change in momentum is called impulse। इम्पल्स क्या है? सडन चेंज इन मोमेंटम। मैं किसी एक टेबल को ढकेलते हुए ले रहा हूं, हम अप्लाइंग फोर्स। किसी एक नेल को जब दीवार पे गाड़ना है, हथौड़े से मारता हूं, नहीं, तो आई एम अप्लाइंग फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज कॉल्ड आई एम अप्लाइंग एन इम्पल्स। जब आप कैरम खेलते हो, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द स्ट्राइकर और इम्पल्स ऑन द स्ट्राइकर। इम्पल्स मार देते हो, छड़ाक से फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन बहुत कम समय के लिए, सो दैट इज कॉल्ड ए इम्पल्स। अगर स्ट्राइकर को उंगली से पकड़ के खींच के लेके दूसरे को टकरा देंगे तो दैट इज कॉल्ड ए फोर्स यू हैव अप्लाइड। तो इम्पल्स भी एक वेक्टर हुआ, क्योंकि इम्पल्स क्या है? वैसे ही तो ये चेंज इन मोमेंटम है। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स इज ए वेक्टर। और यूनिट क्या है इसका? यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5। अभी हम देखें कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब अगर यूनिट देखें तो चेंज इन मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड
is coming out to be kg meter per second square. This is called Newton. So what is Newton? Newton is 1 kg meter per second square. ये हो गया यूनिट. यूनिट बन गया क्या इसका? kg meter per second square. kg meter per second square is the unit of force. तो यूनिट क्या बन गया इसका? न्यूटन. तो आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या है. इट इज न्यूटन इन एमके सिस्टम. ये कौन सा सिस्टम में हुआ? मास, केजी एंड सेकेंड. नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड. एमकेएस मास, मास केजी, मीटर, केजी एंड सेकेंड में आया. तो ये हो गया न्यूटन. अगर सीजीएस यूनिट में देखेंगे, ये कौन सा यूनिट हो गया? ये एमकेएस यूनिट सिस्टम. एमकेएस यूनिट सिस्टम में उसका यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू से इट इज न्यूटन. और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केजी का अनलोगस क्वांटिटी. सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? ग्राम. मीटर के जगह सेंटीमीटर. सेकेंड के स्क्वायर तो सेकेंड का स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड डाइन. समझ में आया? एंड 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन? 10 power 5 dyne. So these are the units, you know. And I wanted to say something about why we say wrongly. जब आप आलू खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो? 2 kg आलू दो कि 20 न्यूटन आलू दो? कभी मांग के देखो. 20 न्यूटन आलू मांगोगे, आलू फेंक के मारेगा. भाग कहाँ से आ गया ये 20 न्यूटन आलू मांग रहा है. उसको समझ में ही नहीं आएगा 20 न्यूटन आलू क्या देना है. मांगते क्या है? 2 kg. तो इतना गलत क्यों है? नहीं, गलत नहीं है. ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी है फोर्स का, जिसको कहते हैं केजी फोर्स. 1 kg मास का वेट होता है 1 kg फोर्स. 2 kg मास का वेट होगा 2 kg फोर्स. समझ में आया? तो एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है. क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf. ऐसे लिखते हैं. 1 kgf क्या है? इट इज द वेट ऑफ मास ऑफ 1 kg. 1 kg मास का वेट को हम 1 kgf कहेंगे. क्या बता सकते हो 1 kg मास का वेट एमकेएस में कितना होगा? जी को 10 ले लेते हैं. एम जी, एम तो हो गया 1 kg, जी हो गया 10, तो कितना हो गया? 10 न्यूटन. 1 kg टाटा का समक आयोडाइड वाला लेके आते हो 1 kg वाला, जो वजन फील होता है वो कितना है? 10 न्यूटन. आपको ये भी फीलिंग आना चाहिए कि 10 न्यूटन होता कितना है. नहीं, 10 न्यूटन. कोई पूछेगा कि बोर्ड को पुश करो तो हम 20 न्यूटन में. डू यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज 20 न्यूटन? हाउ मच इज 20 न्यूटन? जिनका एक्सपीरियंस होता है वो कर लेते हैं. वो ऐसे ऐसे करके हाँ ये आधा kg होगा, ये 1 पाव होगा, ऐसे बोल देते. नहीं बोल देते. जिनका एक्सपीरियंस है तो बोल. मछली वाला तो और भी सीरियसली बोलते हैं. मछली उठाएगा, हाँ ये 3 किलो 700 होगा, हाथ से उठा के बोल देगा, जैसे कि वो खुद एक स्प्रिंग बैलेंस है. नहीं, मछली वाले बड़े शार्प होते हैं. अब इसमें क्या हुआ? 1 kg फोर्स इज मास ऑफ 1 kg, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. और आप जानते हो कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन्स, है कि नहीं? तो 1 kg फोर्स कितना हो जाएगा? 10 power 6 डाइन्स. समझ में आया? स्कूल में ये छोटे मोटे चीज पूछ लेते हैं तो मैं बता दिया. समझ में आया? ठीक है. ठीक है. अब नेक्स्ट हुआ, ये था पॉइंट नंबर 4. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 6. अभी हम देखें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज फोर्स इनटू टाइम. हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स बदल रहा है तो कौन सा फोर्स इनटू टाइम करेंगे? नहीं, तो ये सब वाला फॉर्मूला आप कब लगाते हैं? व्हेन F इज कांस्टेंट. कांस्टेंट फोर्स आ रहा है तो फोर्स इनटू टाइम कर लेना. मान लो कि कोई एक मैग्नेट रखा है और यहाँ पे कोई आयरन ब्लॉक रखा है और
यहाँ पर आयरन ब्लॉक के ऊपर फोर्स आ रहा था सपोज 25 न्यूटन का, और ये ब्लॉक चला कितनी समय के लिए, 4 सेकंड के लिए। बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? यू कैन नॉट से 25 into 4, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आने लगेगा फोर्स बढ़ने लगेगा। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। हाउ कैन यू से फोर्स इनटू टाइम? फोर्स तो बदल रहा है। सो व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग, व्हाट टू डू? जब फोर्स बदल रहा है, हाउ टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम? जब व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, when force is not constant, we have to see what is the change in momentum in a small interval of dt seconds and what is the total change in momentum in t seconds. That is called integration of f dt 0 to t. ऐसा कब करते हैं? when f is not constant. Interestingly, हम लोग नहीं करने वाले ऐसे, हम कुछ दूसरे तरीके से भी करेंगे। चेंज इन मोमेंटम निकालने का और भी एक दूसरा तरीका है। Change in momentum can also be understood as area under force versus time diagram. It is also given by the area under force versus time diagram. क्या मतलब है? चलो समझते हैं। सपोज समझते हैं कि सपोजिंग, ठीक है, सपोज हम कहेंगे कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द इंटरवल t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t2, ये इंटरवल में चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो आप क्या करोगे? यू विल फाइंड आउट व्हाट इज दिस एरिया। ये जो एरिया है दैट एरिया एरिया ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन इंटरवल t is equal to t1 to t is equal to t2। समझ में आया? जैसे वेलोसिटी टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम वाज गिविंग यू द डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम में द एरिया अंडर द डायग्राम वाज गिविंग यू चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में द एरिया अंडर द डायग्राम विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? और अगर बात मान लो कि ये फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, सपोज ये हुआ फोर्स, ये हुआ टाइम, और डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एरिया मिलेगा और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव एरिया मिलेगा। कॉल इट A2। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एरिया मींस इंक्रीज इन मोमेंटम। हम चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं, हम तो स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही केस में चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव एरिया है तो इंक्रीज इन मोमेंटम, नेगेटिव एरिया है तो डिक्रीज इन मोमेंटम, बट बोथ ऑफ देम आर चेंज इन मोमेंटम, है ना? तो हम कहेंगे पॉजिटिव एरिया मींस इंक्रीज इन मोमेंटम, नेगेटिव एरिया means decrease in momentum। अगर नेगेटिव एरिया आया तो मोमेंटम घट रहा है, ऐसे कहेंगे, है ना? जैसे मैं तुरंत एग्जांपल एक तो ले लूंगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आई एम गिविंग यू ए डायग्राम। कोई बॉडी के ऊपर ये फोर्स आया ऐसा करके, ये है फोर्स, ये 10 न्यूटन दिया है और ये दिया है समथिंग लाइक से -6 न्यूटन, ये -6 न्यूटन दिया है, ये दिया है आपका 5 सेकेंड और ये दिया है आपको 8 सेकेंड, टी दिया है सेकेंड में। चेंज इन मोमेंटम in the interval t lying between 0 to 5,
ये समय में 0 से 5 के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम मतलब यू जस्ट फाइंड आउट द एरिया कितना है, यू विल गेट द एरिया। एरिया कितना है? ये कितना एरिया हो जाएगा? रेक्टेंगुलर एरिया है 10 into 5 इट इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग kg मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, सही है। मैं एक चीज बताने के लिए स्किप कर गया, वो था इंपल्स के बारे में, बता देता हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो। इंपल्स क्या था? इट वाज ए सडन चेंज इन मोमेंटम, इजंट इट? उसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड तो होता है, बट मोर अप्रोप्रिएटली यू कॉल इट न्यूटन सेकेंड। जनरली इंपल्स को हम लोग न्यूटन सेकेंड में लिखते हैं और चेंज इन मोमेंटम को kg मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। फोर्स इनटू टाइम दोनों बराबर है, लेकिन बस कैटेगराइज करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यूजुअली इंपल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? न्यूटन इंटू सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो बात कहाँ था हमारा बात यहाँ था कि फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में हमें अगर पूछा गया 0 to 5 सेकेंड में क्या है चेंज इन मोमेंटम, आप कहोगे एरिया। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द इंटरवल, कहाँ? t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 8 तक, तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया है? देखो फिजिक्स में ना, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब चेंज बोल रहा है तो अंदर से अंदर आप समझ लेना कि आपको पूछ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एरिया नेगेटिव है, अगर एरिया नेगेटिव है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना? 6 और ये कितना? 3। 6 into 3 इज माइनस 18 kg मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा सपोज व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द फुल इंटरवल ऑफ 0 to 8 सेकेंड, ऐसा अगर कोई पूछेगा तो चेंज इन मोमेंटम इन 0 to 8 पूरा में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें हुआ था 50 और इसमें हुआ था माइनस 18, दोनों को जोड़ो मिल गया 32 kg मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल तो है, इससे सिंपल क्या हो सकता है? हमें चेंज इन मोमेंटम भी समझ में आ गया। एज द एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। ये था हमारा नोट पॉइंट नंबर 6। नाउ लेट अस गो फॉर नोट पॉइंट नंबर 7। हमने देखा कि जो चेंज इन मोमेंटम है, इस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इसका फोर्स क्या है? dp बाय dt। कोई पूछेगा एवरेज फोर्स क्या है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, ऐसे करके कर लेंगे। जनरली एवरेज फोर्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है तो नहीं बता रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे मैं भी क्वेश्चन में दिया हूँ फाइंड द एवरेज फोर्स, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, है ना। अच्छा, ये dp बाई dt है। आप जानते हो कि जो p है ये इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है। अब यहाँ पे दो चीज है, आप जानते हो कि अगर k t स्क्वायर है, y इज इक्वल टू k t स्क्वायर, k कांस्टेंट है, dy बाई dt पूछा तो हम k को बाहर छोड़ देते हैं, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देते हैं 2t 2 माइनस 1, है कि नहीं? जो कांस्टेंट है उसको बाहर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली दैट वे हो सकता है कि कोई बॉडी का मोमेंटम बदलेगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स है। मोमेंटम बदलने की क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? या तो मास बदल रहा है या फिर वेलोसिटी बदल रहा है। क्या मास बदल सकता है? हाँ, क्यों नहीं बदल सकता। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक, मान लो कि कोई एक कंटेनर में पानी रखा हुआ था और मैं इसको खींचते हुए ले जा रहा हूँ, अब यहाँ से पानी लीक कर रहा है, तो धीरे धीरे मास घट रहा है कि नहीं घट रहा है? मास कैन चेंज व्हेन द रॉकेट इज मूविंग। ये अपना गैस एग्जॉस्ट करते जाता है तो उसका मास बदलते जाता है, मास कैन ऑल्सो चेंज। और ये हो सकता है कि मैं कोई एक मैग्नेट को
मान लो कोई डॉस्टी एरिया में ये मैग्नेट को खींचते हुए ले रहा हूं और रास्ते में आयरन डॉस्ट उसके साथ चिपकते जा रहे हैं, तो मास बढ़ रहा है। तो मास ऑफ योर बॉडी कैन आल्सो चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कंडीशंस, है ना। हो सकता है मास बदलेगा तो आपको होगा मोमेंटम बदल रहा है। इफ द मास इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग। या वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदलने के फिर दो कंडीशन हुए, या तो स्पीड बदल रहा है या फिर डायरेक्शन बदल रहा है या फिर दोनों बदल रहे हैं, है ना। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो आपको होगा वेलोसिटी बदल रहा है क्या? हाँ बदल रहा है, तो मोमेंटम बदल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नहीं तो वेलोसिटी भी बदल सकता है, द चेंज इन वेलोसिटी मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन, और मास भी बदल सकता है। मतलब देयर आर 3 एक्सक्लूसिव कंडीशंस जिसमें मोमेंटम बदलता है। तीनों भी बदल सकते हैं, मास भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, सब कुछ बदल सकते हैं। तो इन दैट केस हाउ टू अकाउंट फॉर द फोर्स? तो बात ये चल रहा था कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है, if m is constant, तो F हो गया d by dt of m into v। मास कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखो, dv by dt। ये क्या हो गया? dv by dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन कब होता है? व्हेन द मास इज कांस्टेंट। मास बदल रहा होगा तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्या? इफ v is constant, जैसे मैं बताया that container of water I am pulling with constant velocity। एक खुला बीकर को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचते हुए ले रहा हूं। अब इधर बारिश हो रहा है तो पानी अंदर जा रहा है, धीरे धीरे इसका मास बढ़ रहा है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास बदल रहा है तो फोर्स तो लगेगा ही, है कि नहीं? तो कैसे कहेंगे? अगर v कांस्टेंट है तो अगेन हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ m इंटू v। अगर v कांस्टेंट है तो v को बाहर फेंको, अंदर रह जाएगा dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन मास। बस ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, वो क्या है, क्योंकि इसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली धुआं निकाल देते हैं लोगों का। अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें फंस जाते हैं, तो थोड़ा इसको बढ़िया से कर देते हैं। हाँ, तो हम कहेंगे कि when v is constant, the rate of change in momentum can be also understood as v dm by dt, where dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन, कहा मोमेंटम यार? ये मास है। चेंज इन मूविंग मास, जो मास मूव कर रहा है उसका मोमेंटम, उसका मास किस रेट में बदल रहा है? रेट ऑफ चेंज इन मूविंग मास। मान लो कोई रॉकेट जा रहा है, वो पीछे से गैस छोड़ता है, नहीं, सपोज छोड़ रहा है 10 kg गैस पर सेकेंड, मतलब dm by dt is 10 kg पर सेकेंड। मास बदल रहा है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो गया kg पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा दिया है, पक्का देख लेना, इट इज टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज इन मूविंग मास। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes. तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का कहानी खत्म हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो बहुत वैरायटी के आते हैं, एंड वी हैव टू सी देम वन बाय वन। ठीक है, चलिए लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ। लेट अस प्रोसीड। A block of mass 4 kg is moving with 6 meter per second. What force is to be applied on it for 5 seconds? कोई ब्लॉक है 4 kg का, मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में मेरे करने के साथ साथ आप मेरी साथ साथ चलो तो चीजें हजम होंगे। उतारने से कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है? जो लोग क्लास में उतारते हैं बिना समझे, वो बाद में
गवर्नमेंट को गाली करते हैं नौकरी नहीं देता है बोल के। मेरे घर अपना तो बिजनेस है क्या। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is moving with 6 meter per second. What force is to be applied on it for 5 seconds such that it will move with 8 meter per second in same direction, 8 meter per second in opposite direction, 8 meter per second in perpendicular direction। 3 केस दिया गया है। You have to get 3 answers। कोई ब्लॉक है 4 kg का जो 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, आप उसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाना चाहते हो, कितनी समय के लिए? 5 सेकंड के लिए लगाना चाहते हो, और कितना फोर्स लगाओगे कि 5 सेकंड के बाद वो सेम डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड में जाने लगेगा। दूसरा है ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड में जाने लगेगा। तीसरा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड में जाने लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पर जो इनिशियल मोमेंटम था पार्टिकल का वो क्या था? 4 kg मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। तो कहो कि 24 आई के, बस ये मान लेते हैं सर, इधर जा रहा है तो मालूम नहीं, चलो ले लेते हैं कि इधर जा रहा था। आई के kg मीटर पर सेकेंड। नाउ यू गो टू बिट नंबर ए। बिट ए में क्या दिया है? फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम होगा, नहीं फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम होगा, और जो फोर्स होगा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका फाइनल मोमेंटम होगा, बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड में, मतलब 4 into 8 is equal to 32 आई के kg मीटर पर सेकेंड। क्या आप डेल्टा पी जानते हो यहाँ पे? यस सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। नहीं करो तो कितना हुआ? 32 माइनस 24 इज 8 आई के kg मीटर पर सेकेंड। ये सारा चीज होना है कितने समय में? टाइम दिया गया है क्या? यस, द टाइम इज गिवन 5 सेकेंड्स। यहाँ पर क्या दिया है? टाइम, टाइम दिया है 5 सेकेंड का। आपको पता चल गया कि आपको चेंजिंग मोमेंटम लाना है 8 kg मीटर पर सेकेंड, वो भी 5 सेकेंड में। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, दैट इज द फोर्स। So the force required force is equal to change in momentum by time। change in momentum अभी हम देख लिए, it is 8 I kg मीटर पर सेकेंड by time 5 seconds, it is coming out to be 1.6 Newton। कोर्स इट विल बी आई के, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। आया था? बढ़िया, सेकंड वाला है। दूसरे केस में देखो तो दूसरे केस में चेंज फाइनल मोमेंटम क्या है? अब आप कर सकते हो। दूसरे केस में फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस 8 into 4 आई के, दैट इज माइनस 32 kg मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा भैया? माइनस 32 माइनस, पहले क्या था? माइनस 32 आई केप था, सॉरी मैं आई केप को मिस कर गया हूं यहाँ पे। माइनस 32 आई केप माइनस, पहले क्या था? मोमेंटम क्या था? It was something like 24 I cap minus 24 I cap kg मीटर पर सेकेंड। कितना आया ये? 56 माइनस 56 I cap kg मीटर पर सेकेंड। और ये चेंज इन मोमेंटम को करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? 5 सेकेंड्स। ये 5 सेकेंड में डेल्टा टी है 5 सेकेंड, मतलब जो फोर्स चाहिए कितना आया आंसर? 11.2। तो फिर फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम माइनस 56 आई केप बाय माइनस 56 आई केप बाय 5 kg मीटर पर सेकेंड। इट इज माइनस 11.2 आई केप
न्यूटन। समझ में आया क्या? मतलब किधर को देना है, माइनस आया मतलब ब्लॉक अगर इधर जा रहा था उल्टा डायरेक्शन में देना है। यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या समझ में आ रहा है? क्या तीसरा बिट का आंसर आप निकाल सकते हो? तीसरा बिट में बोल रहा है कि पहले तो ऐसे जा रहा था, ठीक है, अब वो ऐसे जाने लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इट इज 4 into 8 4 into 8 जे केजी मीटर पर सेकेंड। तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 32 जे केप माइनस 24 आई केप केजी मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी दिया है 5 सेकेंड का, तो आप कहोगे द फोर्स रिक्वायर्ड इज 32 आई केप माइनस 32 जे केप, 32 जे केप माइनस 24 आई केप बाय 5 न्यूटन। हाँ, अगर फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड पूछा तो ऊपर का मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड बाय 5। 32 is 4 into 8 and this is 4 into 6, 4 will go common, 8 और 6 का रिजल्टेंट होगा 10, 10 into 4 is 40, so it is 40 by 5 is 8 न्यूटन। आया? देखा? हमारे पास पढ़ोगे तो आने लगेगा। So the magnitude of force required is 8 न्यूटन। कैसे आया 40? 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होल ओवर। कुछ लोग यहाँ फंस रहे होंगे शायद, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होल ओवर बाय 5। So this is coming out to be the force। क्या बात समझ में आ रहा है? Force required is rate of change in momentum। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acts on a body of mass 4 kg for 5 seconds. What will be final kinetic energy of the body? It was initially at rest। कोई ब्लॉक है जो कि शुरू में रेस्ट में था और आपने कितना ब्लॉक का मास था? 4 kg का मास था। इसके ऊपर ये फोर्स लगाया गया जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फोर्स लगाया गया कितना? 20 न्यूटन का। पूछा है बताओ कितनी समय के बाद? 5 सेकेंड के बाद ये मूव कर रहा होगा क्या? हाँ, पक्का मूव कर रहा होगा। अच्छा, अगर मूव कर रहा होगा तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पूछा है बताओ जब वो मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सॉल्यूशन पे चले। काइनेटिक एनर्जी तो तब मिल जाएगा हमें इसका मास मालूम है, अगर मोमेंटम मिल जाएगा तो। मोमेंटम मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। कैसे? p²/2m। नहीं तो मुझे फाइनल मोमेंटम अगर मिल जाएगा मेरा काम बन जाएगा। और हमें मालूम है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इनिशियली तो बॉडी रेस्ट में था, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 20 न्यूटन फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड्स, सो इट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 into m। p²/2m हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर रिजिड बॉडीज इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो यस तो ये 100 का स्क्वायर बाय 2 into मास कितना दिया था? 4 kg। यस, 2500 बाय 2 हो गया 1250 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी है, इट इज 1250 जूल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बात इजी है ना? न्यूटन सेकंड लो तो इजी है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। सर ये तो मैं वो अभी जो आप बताए थे ना डेल्टा p इज इक्वल टू मतलब
F into dt वाला वो अलग करके किया। हाँ करेंगे करेंगे, आएंगे और आगे आएंगे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बुक में है आपका, वो है वो पुली वाला क्वेश्चन, स्यूडो फोर्स वाला क्वेश्चन, जिसको हम लोग पहले से कर चुके हैं। अभी वो सब हम लोग नहीं करने वाले। स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं, बुक में तो न्यूटन लॉ से करता है। हम तब भी बोले थे, वो लोग बोलते हैं हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है। हम क्या बोलते थे, हमारे पास माँ है। नहीं, स्यूडो फोर्स तो एम ए होता है। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। A block of 6 kg was moving with 10 meter per second. A force of 15 Newton acts on it for 3 seconds and in opposite direction of velocity. What will be final kinetic energy of the block? हाँ, opposite direction में गया। ब्लॉक था 6 kg का, मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड में। ये ब्लॉक था 6 kg वाला, ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड में। It was moving with 10 मीटर पर सेकेंड, 6 kg वाला ब्लॉक, लेकिन फोर्स हमने लगाया उल्टे डायरेक्शन में। We applied the force in उल्टा डायरेक्शन। कितना फोर्स? 15 न्यूटन का। हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स लगाया 15 न्यूटन का। पूछा बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा अगर फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा तो, है कि नहीं? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मोमेंटम पता करना है तो यहाँ पे थोड़ा चलो देखते हैं। अगर हम अपना कन्वेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भैया? इनिशियल मोमेंटम वाज 6 into 10, that is 60 I kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना था? वो तो उल्टा था, उल्टा मतलब एक्स एक्सिस के उल्टे डायरेक्शन में। सो -15 I न्यूटन। टाइम कितना दिया? और द फोर्स एक्ट्स फॉर 3 सेकेंड्स। आप जानते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, इट इज फोर्स इनटू टाइम, है कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। वैल्यू डालें, इससे पता चला कि जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज फोर्स इनटू टाइम प्लस इनिशियल मोमेंटम। हाँ ये भी सही है। फोर्स कितना है? -15 I कैप। टी कितना है? 3। -15 into 3 it is -45 I कैप प्लस इनिशियल मोमेंटम क्या था? 60 I कैप। दोनों मिलजुल के क्या मिला? 15 I कैप kg मीटर पर सेकेंड। हुआ क्या? यस, समझ में? पर फाइनल मोमेंटम मिल गया 15 I कैप kg मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? 15, नहीं? और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 15 का स्क्वायर बाय 2 into m, m दिया है 6 kg। समझ में आया? तो आप कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मैं सजा के यहाँ पे कर लूं, जगह की कमी है। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? यस सर। यस, तो ये बात है। अब मुझे फाइनल मोमेंटम पता चल चुका है। काइनेटिक एनर्जी निकालने से कौन मुझे रोक सकता? मैं कहूंगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, तो 15 का स्क्वायर बाय 2m। m कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द मास हियर? 6 kg। सो 2 into 6, 225 by 12, नहीं? और 75 by 6 कितना हो जाएगा? 25 by 2। ऐसे आ रहा है क्या? Yes, that is 12.5 joules। सर 18.75 joules। 18.75 है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 225 by 12, तो ये हो गया 3 गया, तो ये हो गया 5 into 75 by 4। हाँ सॉरी 75 by 4, कैलकुलेशन मिस्टेक है। हम थोड़ा मैथमेटिकली वीक रह गए, क्या करें? 75 by 4 जूल्स। आगे क्यों बना? ऐसे छोड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है?
क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। A block of 4 kg is moving with momentum p is equal to this. What is its acceleration at t is equal to 1 second? ब्लॉक का मास कांस्टेंट है, 4 kg है, नहीं तो पूछा एक्सीलरेशन, हम कहेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। हाँ ये तो मालूम है, p हमें दिया गया है, वी नो द वैल्यू ऑफ p हियर। p कितना दिया है? p दिया है ये 6t स्क्वायर i के 4t स्क्वायर i के 4t स्क्वायर j के ऐसे करके दिया है। ये देखो ये हो गया आपका, कितना जल्दी जल्दी बना रहा है लड़का। dp बाई dt निकालना तो सबको आता है। p इज गिवन 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू टी टू दी पावर 2 माइनस 1 आई के। कोई अगर पूछेगा सर कैसा हुआ तो हम बोलेंगे पुराने क्लासेस को देखो। प्लस 4t टू दी पावर 4 इज 4 इंटू टी टू दी पावर 3 4 माइनस 1 रेदर 4 माइनस 1 जे के सिंप्लीफाई करें तो 12t आई के प्लस 16t क्यूब जे के, ये हो गया फोर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। 8t इक्वल टू 1, फोर्स क्या हो जाएगा? t के जगह 1 डालो, 12 आई के प्लस 16 जे के, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन। Yes, magnitude is coming out to be 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होल पावर इज 20 न्यूटन। देखा क्या मस्त सिंपल सा आंसर आ गया, 20 न्यूटन का आंसर आया है ना। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, आप कहोगे एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास होता है। मास कितना था भैया? 4 kg, तो ये 20 बाई 4 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल टू 1 सेकेंड में उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. Let's see the next question. A force F is equal to 3ik plus 4jk Newton acts on a body for 5 seconds. If initial momentum of the body was this much, what is final momentum? ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ? 79 के प्लस 12 जे के। इतना जल्दी निकाल दी? तो घर से कर लिया। अच्छा राइट। लेट अस सी सॉल्यूशन में पूछा है कि फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है, फाइनल मोमेंटम पूछा है। हमें मालूम है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब कि फाइनल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम प्लस इनिशियल मोमेंटम। इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया। अब वैल्यू डालना है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, f इंटू टाइम 5 मल्टीप्लाई करो, मिलेगा 15 आई के प्लस 20 जे के प्लस इनिशियल मोमेंटम 2 आई के माइनस 8 जे के, थोड़ा मारपीट करो तो 17 आई के प्लस 12 जे के जी मीटर पर सेकेंड। हाँ कितना आसान है नहीं? अब पता चलेगा जब आगे की क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तो हम चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास देखेंगे, आप लोग ट्राई करके आना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।